हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का एक नई वीडियो में। तो भाई अभी मैं हूँ अमृतसर पंजाब में। आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको दिखाऊंगा कि अगर आपके पास पूरा एक दिन है अमृतसर में बिताने के लिए, तो उस एक दिन के अंदर अमृतसर में आप कौन कौन सी जगह हैं जहाँ पर घूम सकते हैं, कितना कितना टाइम किस जगह पर दे सकते हैं। उसके साथ ही साथ यहाँ पर खाने के क्या ऑप्शंस हैं, और साथ ही साथ यहाँ पर आप होटल्स में रुक का सकते हैं। जैसे अभी मैं पीछे से आ रहा हूँ, तो मैं अभी होटल से ही आ रहा हूँ, लेकिन अभी फ़िलहाल हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। अभी सुबह का टाइम है, अभी 7:30 ही बजे हैं। अभी हम लोग सुबह आगे बढ़ रहे हैं जलियांवाला बाग के लिए। बाकी हाँ, अमृतसर बिल्कुल गोल्डन टेम्पल के सामने की तरफ ही हूँ मैं। इधर की गलियाँ कैसी हैं वो मैं आपको थोड़ा दिखाता हूँ। जैसे भाई अभी मेरे सामने इस तरफ भी आप देख सकते हैं, तो ये वाली भी जो पूरी बिल्डिंग है, ये भी गुरुद्वारे की ही एक सराय है। जैसे मतलब गुरुद्वारे के अंदर यहाँ पर काफ़ी सारी बिल्डिंग्स बनी हुई हैं जिनमें आप रुक सकते हैं, तो गुरुद्वारा की तरफ से वो चलाई जाती हैं बिल्डिंग। तो जैसे जो मेरे पीछे वाली आप देख रहे हैं, ये भी गुरु अर्जन देव निवास है। तो वैसे हम लोग यहीं पर रुके हुए हैं। इसके बारे में भी खैर मैं लास्ट में आपको रूम वगैरह कैसा है क्या नहीं है सब कुछ आगे चल कर दिखाता हूँ। वैसे इधर आप देख सकते हो जो मार्केट एरिया भी है, वैसे थोड़ी देर में तो और दुकानें खुल जाएंगी या स्टॉल लग जाएंगे, लेकिन अभी भी यहाँ पर आप देख सकते हो भाई थोड़ा थोड़ा कुछ कुछ सामान मिल रहा है। और भाई इधर अभी आगे की तरफ से हम गुरुद्वारे की तरफ मुड़ेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हो जो लाल कलर की बिल्डिंग है, ये पूरा ये लंगर हॉल है यहाँ पर। और भाई यहाँ पर ये जो जितनी आप लकड़ियाँ देख रहे हो, कितनी सारी यहाँ पर लकड़ी कटी रखी हुई है। पीछे ही लंगर हॉल है, उसके नीचे किचन है। तो ये जो भाई यहाँ पर ये लकड़ी रखी है, इन्हीं लकड़ियों को भाई अंदर जलाया जाता है, और इसी के साथ यहाँ पर इन्हीं से अंदर किचन के अंदर खाना भी बनाया जाता है। मतलब अंदर और भी अलग तरह का सिस्टम भी है, गैस वगैरह से वैसे भी बनता है, जो रोटियों की मशीन है और चीज़ें हो गई, लेकिन ये लकड़ियाँ भी जलाई जाती हैं भाई जब खाना बनाया जाता है। तो भाई आगे बढ़ते हुए ये आगे है गोल्डन टेम्पल। तो अभी हम गोल्डन टेम्पल के अंदर से होते हुए ही अभी हम जलियांवाला बाग की तरफ जाएंगे। जैसे मैंने बताया, हम सुबह सबसे पहले जलियांवाला बाग जाने वाले। तो गुरुद्वारे के अंदर यहाँ पर फ्री बैगेज रूम भी है, निःशुल्क सामान घर, और ये यहाँ पर काफ़ी सारे बने हुए हैं। जैसे इधर भी यहाँ आगे से राइट टर्न लेंगे, उस साइड भी है। तो अगर आपके पास कुछ सामान वगैरह है, आपको सबमिट करना है और उसके बाद आप घूमना चाहते हैं या गुरुद्वारा देखना चाहते हैं, आपके पास बैग्स हैं, तो आप यहाँ पर अपने बैग रख सकते हैं। आपको कहीं अलग से लॉकर ढूंढने की या वैसी और कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी कहीं रखने की। और जैसा यहाँ पर है, इधर ये बैगेज रूम्स हैं, और इधर भी आप अपने जूते रख सकते हैं, जूते जमा करा सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर मिल जाएंगी। बाकी भाई पूरा साइड में आप पूरा गुरुद्वारे का परिसर आप देख ही सकते हैं। भाई जितना भी गुरुद्वारा परिसर है, उसको पूरे पे सफ़ेद रंग का बढ़िया पत्थर लगाया गया है। नीचे भी पत्थर के अंदर डिज़ाइन है। और लेकिन ये है कि गुरुद्वारा आप पूरे इंडिया में, मतलब ऑल ओवर वर्ल्ड, मुझे लगता है आप कहीं पर भी गुरुद्वारा में विज़िट कीजिए, आपको साफ़ सफाई पूरी मिलेगी। अब भाई अभी हम लोग आ गए हैं सामने, बिल्कुल उधर आप देख सकते हो मेरे, उधर है हमारे स्वर्ण मंदिर। मतलब एक एंट्री है, उसके बैक साइड में पीछे हमको स्वर्ण मंदिर देखने के लिए मिलेगा। और खैर ये पूरा गुरुद्वारा परिसर ही है। और इससे बिल्कुल जस्ट ठीक सामने की तरफ इधर आप देखेंगे तो भाई ये है गोल्डन टेम्पल रोड। इस रोड को आप पूरा देख सकते हो। यहाँ पर साइड में बहुत सारी अच्छी अच्छी दुकानें हैं। और वैसे सभी दुकानों के ऊपर आप देखोगे ना, जो बोर्ड लगे ना, नेम प्लेट जो दुकानों के बोर्ड लगे हैं, वो सब एक जैसे हैं, बिल्कुल एग्जैक्ट सब दुकानों पर एक जैसे मिलेंगे आपको। और इसमें पूरे में भाई आप साइडों में कहीं पर भी देखोगे ना, जितने जैसे लाइट पोल्स हैं, मैं आपको थोड़ा नज़दीक से दिखाता हूँ। जैसे इधर आप देख सकते हो, इधर ये लाइट पोल हो गए, आगे भी लाइट वाले लगे हुए हैं। तो ये फैंसी लाइट्स लगी हुई हैं, तो इनके भी वायर आपको कहीं जाते नहीं दिखेंगे। और उसके अलावा वैसे भी आपको इस पूरे रोड पर कहीं पर भी ऊपर बाहर में वायर जाते हुए नहीं दिखेंगे। यानी इसको ब्यूटिफिकेशन जब किया गया था, ताकि देखने में पूरा जो रोड है जिससे आप गोल्डन टेम्पल गुरुद्वारे तक जाते हैं, तो वो जो पूरा जो रोड है वो काफ़ी अच्छा, काफ़ी खूबसूरत दिखना चाहिए। इसलिए इसके ब्यूटिफिकेशन के टाइम इसको इस तरह का बनाया गया था। और वाकई खैर ये काफ़ी देखने में काफ़ी अच्छा है। और इसमें साथ साथ भाई जो देखें ना, जो नीचे टाइल वगैरह लगी हैं, कल शाम में मैंने देखा था, इन टाइल्स के ऊपर भी पूरा प्रॉपर झाड़ू पोछा डेली लगाया जाता है, तो इनको भी इतना साफ़ रखा जाता है। तो वह भी गुरुद्वारा गोल्डन टेम्पल अमृतसर से इसी गोल्डन टेम्पल रोड पर आगे बढ़ते हुए अभी हम लोग आ गए हैं भाई जलियांवाला बाग की तरफ। इधर सामने आप देख सकते हैं हमारे जलियांवाला बाग। जैसे भाई यहाँ पर ऊपर ये लिखा हुआ है जलियांवाला बाग स्मारक पंजाबी में। इसकी टाइमिंग वगैरह भाई ये है, बाग खुलने का समय जो है सुबह वो 7 बजे है, और बंद होने का टाइम शाम को 6:30 का है। उसके साथ ही साथ भाई यहाँ पर एक साउंड एंड लाइट शो भी होता है डेली। तो अगर वो पंजाबी में आपको शो देखना, पंजाबी लैंग्वेज में, तो 6:30 से 7 तक की टाइमिंग है उसकी। और हिंदी में देखना है तो 7:15 से 7:45 तक की टाइमिंग है इसकी। तो आप चाहे तो वो शो भी इन्जॉय कर सकते हैं। और इधर साइड से है भाई एंट्री जलियांवाला बाग के अंदर, तो चलते हैं भाई अंदर। तो ये है जलियांवाला बाग की एंट्रेंस, और इसके अंदर दोनों साइड आप देख सकते हैं भाई, दोनों साइड
3D पेंटिंग्स बनाई गई हैं इसके अंदर, मतलब जो आगे जाते हुए लोगों को बढ़ते हुए दिखाया जा रहा है कि लोग किस तरह बाग की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। खैर बाग की हिस्ट्री क्या है सब कुछ वो भी आगे चल के मैं आपको बताता हूँ। अभी मैं हूँ जलियांवाला बाग के अंदर और मेरे पीछे आप जो देख सकते हैं ये वही स्मारक है। इस स्मारक को जलियांवाला बाग हत्याकांड के अंदर जो लोग शहीद हुए थे उनकी याद में इस स्मारक को बनाया गया था। 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, जिसके अंदर इसी जगह पर, इसी जलियांवाला बाग के अंदर बहुत सारे लोग इकट्ठा हुए थे और वो सभी लोग यहाँ पर इकट्ठा होकर रॉलेट एक्ट के जो पास किया गया था ब्रिटिश सरकार के द्वारा, उसका वो लोग विरोध कर रहे थे। रॉलेट एक्ट के दौरान ब्रिटिश सरकार ने, जो यहाँ पर ब्रिटिश अधिकारी थे, उनको ये पावर दे दी गई थी रॉलेट एक्ट के दौरान कि वो लोग जब चाहें किसी को भी गिरफ्तार कर सकते थे और उनके ऊपर किसी तरह का ट्रायल चलाने की इनको ज़रूरत नहीं थी, कोई जुडिशियल रिव्यू की ज़रूरत नहीं थी। उनको इतनी पावर दी गई थी पुलिस को कि वो किसी को भी गिरफ्तार कर सकते थे, कहीं पर भी जाकर, किसी के भी घर में, किसी भी जगह पर जाकर कुछ भी सर्च कर सकते थे और उनको रोकने वाला कोई नहीं था। तो ये जो एक्ट पास किया गया था जिसके अंदर बिल्कुल आपातकाल जैसे प्रोविजंस लागू कर दिए गए थे, तो उसके विरोध में यहाँ पर इसी जलियांवाला बाग के अंदर लोग इकट्ठा हुए थे और उस रॉलेट एक्ट का वो लोग विरोध कर रहे थे। अब जैसा आप लोगों ने देखा था जब मैंने स्टार्टिंग में आपको दिखाया, जो बाग था, बाग के अंदर एंट्री करने की एक जगह थी जिस गैलरी से हम लोग एंट्री करते हुए अंदर आए थे। अब बात ये थी कि ये जो बाग है, इस बाग के अंदर एंट्री और एग्जिट जो है वो सिर्फ और सिर्फ एक वही है, उसी तरफ से एंट्री होगी और उधर से ही एग्जिट है। इस बाग से बाहर निकलने का और कहीं से भी रास्ता नहीं था। तो उस दौरान जितने भी लोग यहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे थे, तो उस दौरान के जो एक ब्रिगेडियर थे, वो टेम्प्रेरी ब्रिगेडियर थे, डायर, उन्होंने यहाँ पर ऑर्डर किए थे कि जितने भी लोग यहाँ पर इस जगह पर जलियांवाला बाग में मौजूद थे और रॉलेट एक्ट का विरोध कर रहे थे, उनके ऊपर नॉन स्टॉप लगातार फायरिंग करने का उन्होंने ऑर्डर दिया था अपने सिपाहियों को। अब क्योंकि जैसे मैंने बताया एंट्री एग्जिट एक ही था, तो जब यहाँ पर लगातार गोलियाँ चली तो लोगों के पास कोई मौका नहीं था कि वो यहाँ से किस तरह बाग से बाहर निकल सके और अपनी जान बचा सके। तो उस वजह से लगातार जब यहाँ पर गोलियाँ चली और जब तक गोलियाँ चली, जब तक उनको रुकने का आदेश नहीं दे दिया गया, उस वजह से यहाँ पर लगभग 350 से 1,500 तक लोग जो यहाँ पर विरोध कर रहे थे रॉलेट एक्ट का, वो लोग यहाँ पर शहीद हो गए। और लगभग बताया जाता है कि 1000 से 1200 लोग लगभग यहाँ पर काफ़ी गंभीर रूप से घायल भी हुए। तो उसी की याद में ये जो आप देख सकते हैं पूरा जलियांवाला बाग, जिसमें इधर पीछे की तरफ आप जो देख सकते हैं, ये जो स्मारक यहाँ पर बनाया गया है, ये स्मारक उन्हीं जो लोग यहाँ पर शहीद हो गए थे उन्हीं की याद में स्मारक यहाँ पर बनाया गया है। और जैसा मैंने स्टार्टिंग में आपको दिखाया था कि यहाँ पर एक लाइट एंड साउंड शो भी होता है शाम को, तो उधर आप देख सकते हैं जो यहाँ पर ये पूरा गैलरी के अंदर चेयर्स लगी हुई हैं, इन्हीं चेयर के ऊपर यहाँ पर आकर लोग बैठ जाते हैं और यहाँ पर ये पूरा ये प्रोजेक्टर और लाइटिंग का सिस्टम लगाया गया है। और ये जो सामने स्मारक है, पूरा लाइट एंड साउंड शो इसी स्मारक के ऊपर दिखाया जाता है। और यहाँ पर पूरा जो अभी मैंने चीज़ें आपको बताई उससे कुछ ज़्यादा डिटेल में वो सारी हिस्ट्री यहाँ पर आपको बताई जाती है इस जलियांवाला बाग के बारे में। तो भाई अभी आगे की तरफ बढ़ते हैं। इधर आगे की तरफ चल के मैं आपको दिखाता हूँ कि यहाँ पर जो यहाँ पर गोलियाँ चलाई गई थी लोगों के ऊपर, तो यहाँ पर जो गोलियों के निशान भी हैं, वो गोलियों के निशान भी आज भी हैं, उनको मार्क किया गया है। अभी आगे की तरफ हम बढ़ते हैं तो वहाँ पर भाई आपको गोलियों के निशान दिखाता हूँ मैं। तो ये जो सामने आप दीवार देख सकते हो, इस दीवार के ऊपर आपको दिख रहा होगा जितना ये वाइट कलर का जो स्क्वायर बनाए गए हैं, उनके बीच का भाई जितना भी हिस्सा है जिसके अंदर जो आपको दिख रहा है दीवार अंदर टूटी हुई आपको दिख रही है, ये सब भाई गोलियों के निशान हैं। जब उस दौरान जब गोलियाँ यहाँ पर चलाई गई थी लोगों के ऊपर 13 अप्रैल 1919 के दिन, तो काफ़ी सारी गोलियाँ जो अलग दीवारों पर लगी, ये सब उन्हीं गोलियों के निशान यहाँ पर दिखाए गए हैं। और यहाँ पर ऐसे और भी काफ़ी सारी वॉल्स हैं जहाँ पर इस तरह के निशान आपको और देखने के लिए मिल जाएंगे। तो भाई अभी जो मैंने आपको दीवार दिखाई जिस पर बहुत सारे गोलियों के निशान हैं, वहाँ पर आप मार्क भी देख सकते हैं जहाँ जहाँ गोलियाँ लगी हैं। तो यहाँ पर ये उसी के बारे में लिखा हुआ है कि इस दीवार पर गोलियों के 28 चिन्ह हैं जिन्हें जनरल डायर के आदेश से बिना कोई चेतावनी दिए उन लोगों पर चलाया गया था जो यहाँ पर रॉलेट एक्ट का विरोध करने के लिए इकट्ठा हुए थे। तो भाई अभी अगर इस तरफ के आगे बढ़ते हैं तो इधर भी आप देख सकते हो, इधर भी दीवार पर कितने सारे गोलियों के निशान हैं। और यहाँ पर भी वैसे गोलियों के निशानों के बारे में लिखा गया है, वो सेम बात है, बस यहाँ पर बताया गया है यहाँ पर 36 गोलियों के निशान हैं। तो ये जितना भी आप स्क्वायर में देख रहे हैं वाइट कलर में, ये सभी गोलियों के निशान हैं यहाँ पर। और जैसा मैंने बताया था, क्योंकि इस पार्क का एंट्री और एग्ज़िट एक ही था, तो ये गोलियों के निशान इस दीवार के ऊपर हैं। यानी ये दीवार उस दौरान भी थी जब यहाँ पर जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था।
तो इसी वजह से आप देख सकते हो यहाँ पर भी गोलियों के निशान है, क्योंकि ये जो बाग है ये बाग की तरफ से दीवारों से बंद था। क्योंकि आप देखिए बिल्कुल बैक साइड है, इधर से भी ये पार्क बंद है, बाहर निकलने की जगह नहीं है इस बाग में से। उधर की तरफ भी दीवारें हैं, इसीलिए एग्ज़िट सिर्फ एक ही था उस तरफ से, और जिसकी वजह से यहाँ से लोग बाहर नहीं निकल पाए थे। भाई अगर आप लोग जलियांवाला बाग देखने के लिए आते हो तो वहाँ सामने भाई आप देख सकते हो, वहाँ पर पीने का पानी भी यहाँ पर अवेलेबल है। भाई मेरे सामने जो आप देख सकते हैं ये एक कुआं है, और ये इसी बाग के अंदर एक कुआं भी बना हुआ था। तो इसके बारे में आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर लिखा है कि जब गोली यहाँ पर चल रही थी तो गोलियों से जान बचाने के लिए लोग भागते भागते इस कुएं में गिर गए थे। इस कुएं से लगभग 120 मृतक शरीर निकाले गए, यानी डेड बॉडीज रिकवर की गई थी इस कुएं से लगभग। तो एक बार मैं आपको अंदर से दिखाता हूँ। वैसे पूरा शीशा आगे लगा दिया गया है, तो इस वजह से पूरा प्रॉपर तो आपको नहीं दिखेगा, लेकिन ये जो है नीचे आप देख सकते हैं ये कुआं है। यही वो कुआं है जिसके अंदर भाई लोग गिर गए थे गोलियों से अपनी जान बचाने के लिए, और इसी कुएं के अंदर से लगभग 120 बॉडीज़ रिकवर की गई थी। तो भाई अभी मैं पूरा बाग देखने के बाद फिर से वापस बाहर जहाँ से हमने एंट्री की थी वहीं आ गया हूँ, और यहाँ पर से मैं आपको दिखाता हूँ भाई। यहाँ पर ये वो जगह है, क्योंकि ये बिल्कुल एंट्री की तरफ है, कि यहाँ पर से लोगों पर गोलियाँ चलाई गई थी। ये आप देख सकते हो भाई, मार्क बनाया गया है, मतलब इस जगह पर कुछ सिपाही खड़े हुए होंगे जिन्होंने यहाँ से खड़े होकर लोगों के ऊपर गोलियाँ चलाई थी, और यहाँ से ही पूरा जो एग्ज़िट था, एंट्री एग्ज़िट जो था, उसको ब्लॉक कर दिया था। तो उधर भाई एंट्री है जिधर से हमने एंट्री की थी, और उसके बिल्कुल ठीक इधर सामने यहाँ पर ये म्यूज़ियम है। और इस म्यूज़ियम के अंदर अगर आपको जाना तो भाई बाग खुलने का समय सुबह 7 बजे का है, लेकिन इस म्यूज़ियम की एंट्री सुबह 9 बजे शुरू होती है। म्यूज़ियम के अंदर इतना ही है बेसिक, पुराने टाइम का पंजाब कैसा था, पंजाब की कुछ पार्टीज़ हो गई, जो लोग यहाँ पर शहीद हुए उनके नाम हो गए, उनके फ़ोटोज़ हो गए, तो वो सारी चीज़ें, कुछ हिस्टोरिकल चीज़ें आपको यहाँ पर देखने के लिए म्यूज़ियम में मिल सकती हैं। तो वर्थ विज़िट है मुझे लगता है। छोटा सा ही है, ज़्यादा बड़ा म्यूज़ियम नहीं है, उसकी कोई एंट्री फ़ीस वगैरह भी नहीं है, तो हाँ जा सकते हैं आप उसके अंदर, और कुछ चीज़ें यहाँ पर पढ़ सकते हैं, क्योंकि उसके लिए आपको पूरा टाइम देना पड़ेगा। तो जलियांवाला बाग से हम लोग बाहर आ गए हैं, और अभी राइट साइड पर आगे बढ़ते हैं फिर से गोल्डन टेम्पल के लिए। भाई अभी हम लोग गोल्डन टेम्पल अमृतसर पहुंच चुके हैं, और मेरे पीछे आप देख सकते हैं गोल्डन टेम्पल अमृतसर के अंदर जाने की एक मुख्य द्वार में से एक द्वार ही है। गोल्डन टेम्पल अमृतसर को और भी नामों से जाना जाता है। गोल्डन टेम्पल को श्री दरबार साहिब और श्री हरमंदिर साहिब का नाम से भी जाना जाता है। श्री हरमंदिर साहिब का मतलब यानी कि भगवान का घर। अब अगर गोल्डन टेम्पल का मैं थोड़ा हिस्टोरिकल आपको बैकग्राउंड बताऊं तो सन 1570 में सिख रिलीजन के जो चौथे गुरु थे, गुरु रामदास जी, उन्होंने इसका फाउंडेशन रखा था, कि उन्होंने ऐसा सोचा था कि एक सेंट्रल प्लेस ऑफ वर्शिप होना चाहिए सिख रिलीजन के अंदर। जो सिख धर्म में मानने वाले जो लोग हैं उनके लिए एक सेंट्रल प्लेस ऑफ वर्शिप हो, जहाँ पर वो आ सकें और अपना पूजा कर सकें, एक तरह से उनका तीर्थ होगा वो। उसके साथ ही साथ उन्होंने ये भी इसकी कल्पना की थी कि इसके साथ साथ एक हम टाउनशिप को भी बसाएंगे, एक टाउनशिप होनी चाहिए जहाँ पर और लोग रहेंगे, और इस तरह के मार्केट एरिया वगैरह आप सब देख सकते हैं। उसके बाद जो सिख रिलीजन के 5वें गुरु थे, गुरु अर्जन देव जी, उन्होंने कंस्ट्रक्शन गुरुद्वारे का मेन स्टार्ट किया था। और साथ ही साथ अगर हम इसका देखेंगे जो आर्किटेक्चर है, जो पूरा डिज़ाइन है गुरुद्वारे का, वो पूरा आर्किटेक्चर खुद गुरु अर्जन देव जी ने बनाया था। और उसके बाद सन 1601 में लगभग गुरुद्वारे का जो अंदर जो आप मेन जो गोल्डन टेम्पल हम देखते हैं, लगभग उतना एरिया कंप्लीट हो गया था। और उसके बाद धीरे धीरे गुरुद्वारे का जितना बाहर का आप पूरा कैंपस देख सकते हैं, जैसे गेट हो गया या बाहर का और काफ़ी बड़ी जगह है, ये सारी चीज़ें धीरे धीरे टाइम के साथ साथ धीरे धीरे डेवलप होती थी। अब अगर आर्किटेक्चर की मैं बात करता हूँ तो जैसा आप देखेंगे कि गुरुद्वारे में एंट्री करने के लिए एक गेट यहाँ पर है, इसी तरह अंदर जाने के लिए 4 गेट हैं, और जो चारों डायरेक्शन में, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ में। तो ये गेट्स भी इस तरह इसलिए बनाए गए थे, मैसेज देने के लिए बनाए गए हैं कि जो सिख रिलीजन है, सिख रिलीजन के अंदर जो समानता की भावना है, यानी सब लोगों को एक समान समझा जाता है, और चारों डायरेक्शन में, यानी हर तरफ जिधर भी लोग रहते हैं वो सभी लोग टेम्पल के अंदर आ सकते हैं बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी उनकी जाति, धर्म, मजहब, किसी भी चीज़ को देखे बिना सभी लोगों की समानता के आधार पर गुरुद्वारे के अंदर एंट्री है। अब उसके साथ ही साथ अगर मैं इस गुरुद्वारे के बारे में आपको आज की डेट का बताता हूँ, तो आज की डेट में गोल्डन टेम्पल को देखने के लिए पूरे साल भर में कई करोड़ श्रद्धालु देश विदेश से यहाँ पर आते हैं दर्शन करने के लिए। और उसके साथ ही साथ अगर मैं डेली का भी आपको बताता हूँ, तो डेली यहाँ पर लंगर भी अंदर गुरुद्वारे के अंदर चलता है, और डेली लगभग 1 से 1.5 लाख लोगों को डेली यहाँ पर
खाना भी खिलाया जाता है। अब जो लंगर का भी कॉन्सेप्ट है सिख रिलीजन के अंदर, उसमें भी वही समानता की भावना दिखाई जाती है कि जितने भी लोग हैं, चाहे आप अमीर हैं या गरीब हैं, आप किसी जाति से हैं, आप महिला हैं, पुरुष हैं, आप किसी धर्म से हैं, आप सभी लोग अंदर इकट्ठा एक साथ बैठकर आप खाना खा सकते हैं। और जब आप वहाँ पर एक साथ बैठकर खाना खाते हैं तो वहाँ पर कोई आपकी जाति या फिर आपकी अमीरी गरीबी, आप महिला या पुरुष हैं, वहाँ ये नहीं देखा जाता। आप सब लोग एक समान हैं। तो वो भी एक समानता की भावना के लिए को प्रकट करता है। तो इस तरह यहाँ पर लंगर भी डेली चलता है और कम से कम 1 से 1.5 लाख लोग रोज़ाना यहाँ पर लंगर छकते हैं गोल्डन टेम्पल अमृतसर के अंदर। तो भाई अभी गोल्डन टेम्पल के बाद हम लोग वापस अपने रूम पर चले गए थे। जैसे मैंने बताया 12 बजे था हमारा रूम का चेकआउट टाइम, तो इसलिए हमारे बैग वहीं थे, हमने बैग ले लिया, वरना फिर हमें टाइम लग जाता। अभी 11 सवा 11 हो चुके हैं अभी लगभग। तो पहले मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ एक बार जिसमें हम रुके हुए थे, जिस रूम के अंदर, पहले मैं आपको वो बता देता हूँ। तो ये जो भाई आप इधर यहाँ वाइट बिल्डिंग देख रहे हैं ना, तो हम लोग इसी के अंदर रुके थे और ये है गुरु अर्जन देव जी निवास। तो हम इसके अंदर रुके थे। हालांकि इस बिल्डिंग के अंदर जगह पूरी फुल हो गई थी, तो इसी वजह से थोड़ा सा आगे गली में जाकर भी एक और बना हुआ है इन्हीं का, एक और दूसरी बिल्डिंग, तो हमें रूम वहाँ पर मिला था। तो अब भाई अगर मैं इस रूम की अगर बात करता हूँ, आपको बताऊँ, तो ये हमें मिला था भाई रूम 500 रुपीज़ में। और इसके अंदर हमारा रूम के अंदर AC था, 3 उसके अंदर सिंगल बेड थे, मतलब एक साथ कंबाइंड थे। उसके बाद रूम में गीज़र था, अटैच वॉशरूम बाथरूम था, सब कुछ रूम के अंदर ही था। तो रूम का फ़ोटो आप देखें, वीडियो आप देख ही सकते हैं। अब इसी के साथ साथ भाई यहीं पर इन्हीं के पास एक और भी रूम था जिसका वो साधारण कमरा करके लिखा हुआ था वहाँ पर। उसका किराया था 200 रुपये एक रात का। उसके अंदर भी अटैच वॉशरूम था, लेकिन उसके अंदर उसमें AC नहीं था। और उसका उन्होंने बताया वो यहाँ से थोड़ा सा दूर है, लगभग 7-8 मिनट आपको चलना पड़ेगा पैदल, और उसके बाद वो लगभग वहाँ पर आपको मिलेगा। तो हमने तो खैर यही वाला लिया था, यही वाला रूम। तो भाई एक तो 2 ऑप्शन आपके पास ये हो गए। अब मैं ये जो निवास स्थान है या सराय जिनको कहते हैं, इनके अगर मैं नाम बताऊँ, तो हम जिसमें रुके थे उसका भाई आप अभी वीडियो पर देख सकते हो, उसका नाम ये था। दूसरा वाला जो है, दूसरी है भाई गुरु अर्जन देव जी निवास। एक और यहाँ पर तीसरा है, उसका नाम है गुरु रामदास जी निवास। उसके अलावा एक और है आगे चलकर सारागढ़ी सराय। तो ये जो सारागढ़ी सराय है, ये इसको मान सकते हैं सबसे महंगा वाला, लेकिन ये आप देख भी सकते हैं कितना ज़्यादा अच्छा बनाया हुआ है इन लोगों ने। तो ये वाली जो है, इसके अंदर एक रात का रुकने का किराया जो है वो 1000 रुपीज़ है। और उसके अंदर रूम अटैच, वॉशरूम बाथरूम, AC वगैरह, वो सारी ही चीज़ें लगभग इसके अंदर सब आपको मिल जाएगा। अब अगर बात करता हूँ भाई मैं यहाँ पर नॉर्मल जो होटल्स हैं, अब जैसे आप देख सकते हो इधर बिल्कुल ये है अमृतसर गुरुद्वारा, और जैसे एक होटल इधर सामने ही बना हुआ है। जिधर से अभी मैं पीछे से आया हूँ, वहाँ पर रास्ते में काफ़ी सारे होटल थे। उसके अलावा भी जहाँ जिस रोड पर हम चल रहे हैं, इस रोड पर भी होटल, मतलब जो मेन जो गुरुद्वारा है अमृतसर गोल्डन टेम्पल, इसके आसपास यहाँ पर भी काफ़ी सारे होटल हैं। तो आप यहाँ पर भी चाहें तो अपने लिए होटल बुक कर सकते हैं। लेकिन अगर यहाँ जो आसपास जो होटल है, उसका अगर मैं एक नॉर्मल एवरेज आपको किराया बताऊँ तो 800 रुपये आप मान सकते हो, जिसके अंदर आपको AC भी मिल जाएगा रूम में, और साथ ही साथ अटैच वॉशरूम बाथरूम वगैरह वो सब तो आपको मिल ही जाएगा। अब भाई इस टाइम आप देख सकते हो पूरी मार्केट, जैसा अभी तो फ़िलहाल आप भीड़ देख सकते हो। अभी मैं वहीं गोल्डन टेम्पल रोड पर हूँ, और इस गोल्डन टेम्पल रोड पर जैसा मैंने सुबह दिखाया था, तो सुबह तो क्योंकि लोग कम थे, दुकानें भी कम खुली थी, इसीलिए भीड़ कम थी। लेकिन हाँ, अभी सारी ही दुकानें खुल गई हैं, और लोग तो भाई खैर यहाँ पर काफ़ी हैं। जैसा मैंने बताया, जब दिन के 1 से 1.5 लाख लोग अगर यहाँ पर भाई लंगर खाते हैं अमृतसर में गोल्डन टेम्पल में, तो उस हिसाब से आप सोच सकते हो भाई इस रोड पर तो कितनी भीड़ रहती ही होगी डेली। भाई ये बिल्कुल मेरा ठीक सामने आप देख सकते हैं बाबा साहब का बहुत बड़ा एक स्टैचू यहाँ पर लगा हुआ है, और जो पार्टीशन म्यूज़ियम है उसके बिल्कुल ठीक सामने यहाँ पर बाबा साहब का स्टैचू लगाया गया है। और भाई नीचे आप देख सकते हो, इसके अंदर पूरा नीचे संसद भवन बनाया गया है, और ऊपर कॉन्स्टिट्यूशन भारत का संविधान रखा गया है, और उसके ऊपर बाबा साहब का स्टैचू, यानी दिखाने के लिए भी कि भारत देश का जो संविधान है वो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने ही बनाया। और उन्हीं की वजह से लाखों करोड़ों इस देश के जो दलित वंचित जो पिछड़े वर्ग के लोग रहे, या महिलाएं रही, मजदूर रहे, किसान रहे, उन्हीं की वजह से आज वो लोग इस देश के अंदर एक अच्छी ज़िंदगी जी पा रहे हैं, अपने सारे अधिकार सुनिश्चित कर पा रहे हैं, अपने अधिकारों का पूरा उपयोग कर पा रहे हैं। तो वो सिर्फ और सिर्फ वही बाबा साहब की वजह से ही है। तो उनका यहाँ पर एक काफ़ी अच्छा सा एक स्टैचू लगाया गया है, और एक तरह से उनका महत्व को भी यहाँ पर दिखाता है कि उनका इस राष्ट्र के निर्माण में कितना बड़ा योगदान रहा। इस देश के कितने सारे लोग जिनकी ज़िंदगी में वो बदलाव लेकर आए, उनके लिए उनका कितना बड़ा योगदान रहा। तो उसके लिए भाई बाबा साहब का स्टैचू यहाँ पर लगा है, और जो खैर देखने में काफ़ी अच्छा लग रहा है। आप यहाँ पर आ सकते हैं, यहाँ भी फ़ोटोज़ वगैरह आप क्लिक करा सकते हैं।
तो बस बाबा साहब अम्बेडकर के स्टैचू के बिल्कुल आगे की तरफ जब आगे बढ़ेंगे तो भाई इधर आप देख सकते हैं ये है अमृतसर का पार्टीशन म्यूज़ियम। तो म्यूज़ियम के अंदर से हम लोग वापस आ गए हैं। पहले मैं एक बार ज़रा आपको टाइम दिखा देता हूँ। एंट्री टाइमिंग सुबह 10 से 5:30 है और क्लोजिंग टाइम होता है 6 बजे और टिकट सिर्फ 10 रुपये का है। हालांकि अंदर फ़ोटोग्राफी वीडियोग्राफी कुछ भी चीज़ बिल्कुल भी अलाउड नहीं है आप, और टच वगैरह करना भी किसी चीज़ हो। लेकिन हाँ, म्यूज़ियम का अगर मैं बताऊँ पार्टीशन म्यूज़ियम का, तो म्यूज़ियम अंदर से अच्छा है। काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन और अच्छे अच्छे फैक्ट्स आपको जानने के लिए यहाँ पर मिल जाएंगे। और उसके साथ ही साथ हर चीज़ बिल्कुल वेल डिटेल्ड तरीके से लिखा हुआ है, फ़ोटोज़ हैं, हर चीज़ का प्रॉपर सेक्शन है। 1900 से लेकर 1929 तक का सेक्शन अलग है, तब तक क्या हुआ, उसके बाद आज़ादी तक का सेक्शन अलग है, क्या हुआ, जिसमें वर्ल्ड वॉर 2 हो गया, आपका कैबिनेट मिशन वगैरह हो गया, वो सब कुछ है। और उसके बाद जब पार्टीशन हुआ तो लोगों को क्या क्या चीज़ें फ़ेस करनी पड़ी, वो सारी चीज़ें एक सेक्शन में दिखाई गई हैं। और उसके बाद एक होप करके एक सेक्शन और बनाया गया है कि उसके बाद किन आशाओं के साथ लोगों ने ज़िंदगी जी है, या किस तरह आज तक देश मतलब आगे चल रहे हैं आज़ादी के बाद भी, दोनों देश, भारत भी पाकिस्तान भी, पार्टीशन होने के बाद। तो वो सारी चीज़ें म्यूज़ियम के अंदर आपको देखने को मिलेंगी। लेकिन हाँ, ये है इन्फॉर्मेटिव बहुत है। आप लोग खुद भी आ सकते हैं, अपने बच्चों वगैरह के साथ भी आ सकते हैं। काफ़ी अच्छी जगह आने के लिए। लेकिन ये है कि टाइम निकाल कर आपको आना पड़ेगा। टिकट तो सिर्फ 10 रुपये का है और अंदर पूरा एयर कंडीशन भी है, अंदर फैंस वगैरह भी हैं। तो इस किसी भी तरह की ऐसी कोई दिक्कत अंदर नहीं है। लेकिन हाँ, बस ये है कि आपको पूरा टाइम निकाल कर आना पड़ेगा। तो भाई जैसा सुबह मैंने बताया था, घूमने की कुछ चीज़ें आपको एक दिन के अंदर आप क्या क्या कर सकते हैं वो दिखाऊंगा, और साथ ही साथ कुछ लोकल फूड, स्ट्रीट फूड वगैरह जो आप यहाँ पर ट्राई कर सकते हैं, वो चीज़ें मैं यहाँ पर आपको दिखाऊंगा। तो अभी हम लोग सुबह से अभी जलियांवाला बाग, अमृतसर गोल्डन टेम्पल और पार्टीशन म्यूज़ियम जा चुके हैं। तो अभी हम लोग जा रहे हैं, एक काफ़ी फेमस यहाँ पर ढाबा है, केसर दा ढाबा। तो अभी हम लोग जा रहे हैं वहाँ पर कुछ ट्राई करेंगे। इतने जिन गलियों से हम निकल रहे हैं मैं वो आपको दिखाता हूँ भाई। तो भाई अभी तक तो बिल्कुल बाहर का जो मेन रोड था, मेन मार्केट गोल्डन टेम्पल रोड पर दिख रही थी। काफ़ी खुले रोड थे, कोई वायर वगैरह नहीं थे, मतलब काफ़ी साफ़ सफाई सब कुछ था। लेकिन अभी फ़िलहाल हम केसर दा ढाबा के लिए जा रहे हैं। तो उधर देखो भाई, यहाँ बिल्कुल गलियों के अंदर छोटी छोटी जो दुकानें, जैसा मतलब मैं दिल्ली में रहता हूँ, जैसा पुरानी दिल्ली साइड में दुकानें देखने के लिए मिलती हैं, चांदनी चौक वगैरह साइड, बिल्कुल अब इसी तरह की एक मार्केट है जिसके बीच से हम निकल रहे हैं। तो पूछते हैं भाई केसर दा ढाबा, इतना आप लोग को मार्केट इन्जॉय कीजिए, मार्केट के अंदर देखिए यहाँ पर क्या क्या मिल रहा है। और वैसे ये मैंने भी पता किया है, होलसेल टाइप मार्केट है। यहाँ से आप ज़्यादा से ज़्यादा सामान भी एक साथ खरीद सकते हैं होलसेल रेटों में। काफ़ी गलियों में मेहनत मशक्क़त आखिर करने के बाद भाई पहुंच गए हैं केसर दा ढाबा। देख सकते हो भाई, एक तो ये है ये बिल्डिंग, और भाई वो सामने भी लिखा है केसर दा ढाबा, और भाई आगे भी लिखा है। तो भाई हम लोग आ गए हैं केसर दा ढाबा के अंदर। जैसे मैंने बाहर से आपको 3 दिखाए थे, तो भाई तीनों ही हैं। बीच की तरफ खाना बन रहा है, इधर भी बैठने की जगह, दूसरी तरफ भी बैठने की जगह। तो एक साइड हम बैठे हैं। और वैसे यहाँ का अगर रेट लिस्ट भाई आपको दिखा देता हूँ, तो भाई ये भी एक देख सकते हो आप, ये रेट लिस्ट है पूरी। तो भाई आप देख सकते हो, हमने जो हाफ़ दाल फ्राई मंगाई थी वो, और साथ में 2 रोटियाँ आ चुकी हैं। और रोटी भाई देख सकते हो, जैसा इन्होंने अपना मेन्यू पर लिखा हुआ है, प्योर देसी घी यूज्ड, तो लग रहा है भाई रोटियों के ऊपर अच्छे से घी लगाया गया। बाकी एक बार मैं दाल दिखा देता हूँ आपको। वैसे ये मखनी दाल है भाई, उन्होंने बताया था सबसे ज़्यादा इनकी यही वाली दाल बिकती है। दाल फ्राई के नाम से इन्होंने लगाया हुआ है मेन्यू में इसको, लेकिन ये दाल मखनी है। थोड़ा खा कर ट्राई करके आपको बताता हूँ। अच्छा वैसा ही टेस्ट है, रोटी सॉफ्ट है, मतलब जैसे उनकी नान जैसे जो टाइट होती है उस तरह की नहीं है, सॉफ्ट है रोटी काफ़ी। और दाल का अगर मैं बताऊँ तो दाल नॉर्मल जिस तरह की दाल होती है लगभग वैसा ही है, मतलब बहुत बड़ा चढ़ा तो नहीं बताऊँगा। हाँ बाकी ये है कि अगर जैसे आप लोग कम थोड़ा नमक मिर्च खाते हैं तो बिल्कुल नॉर्मल है, ज़्यादा ना तीखा है ना ज़्यादा नमक है, आप अपने अकॉर्डिंगली डाल सकते हैं, बिल्कुल नॉर्मल। तो भाई 2 चीज़ें हम लोगों ने ऑर्डर की थी और उसका बिल आया हमारा इतना 147 विद GST। तो भाई इधर ही आप देख सकते हो केसर दा ढाबा का ही किचन है। यहाँ पर अंदर पूरा खाना बन रहा है, नान रोटियाँ वगैरह जो भी और सब्जी, वो सारी चीज़ें यहीं पर बन रही हैं। तो ओवरऑल जितना मैंने देखा वैसे साफ़ सफाई का भाई पूरा ख्याल है, काफ़ी अच्छे से वो लोग खाना वगैरह बना रहे हैं। पीछे बड़े बड़े बर्तन थे जिनमें दाल बन रही थी। ओवरऑल एक्सपीरियंस अच्छा है। और जैसा अभी जब तक हम लोग उठ रहे थे, जब तक हम लोग खाकर वहाँ से निकले,
तब तक वहाँ काफ़ी लोग भी आ गए थे क्योंकि लंच टाइम हो गया, तो अब तो धीरे धीरे भीड़ बढ़ी जाएगी। तो भाई अभी हम लोग यहाँ से जा रहे हैं केसरदा ढाबा से, यहाँ से पहलवान कुलचा। तो यहाँ के कुलचे काफ़ी फेमस है और अमृतसर अगर आते हैं तो कुलचे अमृतसरी नान ये तो यहाँ की फेमस है। तो इसलिए हमने सोचा एक बार उसको भी ट्राई करते हैं जाकर, है ना। तो उसके लिए अभी तो फ़िलहाल हम भाई रिक्शे के अंदर बैठ गए, तो रिक्शे में जा रहे हैं लगभग अभी, क्योंकि यहाँ से थोड़ा सा दूर था। यहाँ से कितना किलोमीटर दिखा रहे हो जब? यहाँ से लगभग 1.5 किलोमीटर है, 20 मिनट का रास्ता है अगर आप पैदल भी जाते हैं तो। भाई आप सामने देख सकते हो अभी पहुंच गए हम पहलवान कुलचा शॉप। और वैसे तो भाई ये शॉप भी थोड़ी अंदर ही है, गलियों के अंदर आके टाइम लगा रिक्शे में आने में भी, लेकिन ठीक है देखते हैं अंदर चल के कैसा कुछ एक्सपीरियंस रहता है। तो ये बिल्कुल सामने यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर भट्टी लगी हुई है जिसके अंदर बहुत सारे बढ़िया बढ़िया कुलचे बन रहे हैं। हम लोगों ने अभी एक ही कुलचा ऑर्डर किया तो कुलचा हमारा आ चुका है। कुलचे के साथ में छोले हैं, ये हमारा एक पूरा कुलचा है। और कुलचे के अंदर उन्होंने बताया था इसके अंदर सब कुछ गोभी मूली वगैरह प्याज सब कुछ इसके अंदर ही मिक्स है। मिक्स कुलचा एक इसी तरह का मिलता है यहाँ पर। उसके साथ ही साथ यहाँ पर एक ये चटनी है, उसमें कुछ प्याज डली हुई है, ये बढ़िया है। मतलब कुलचा देखें तो कुलचा तो खाने में काफ़ी अच्छा है, कुलचा नाम से फेमस है कुलचा के लिए शॉप में। बाकी छोले देखे तो जैसे मैंने आपको दिखाया था, तो छोले यहाँ पर बिल्कुल नॉर्मली रखे जाते हैं, लेकिन हाँ कुलचे के अंदर जो स्टफिंग है, जो मसाले डले हुए कुलचे के अंदर, उससे बैलेंस सही है। और वैसे भी हमने क्योंकि मीडियम मसाले का बनवाया था, उन्होंने हमसे पूछा था आपको मीडियम चाहिए या फिर थोड़ा स्पाइसी चाहिए, तो हमने मीडियम ही कहा था। ओवरऑल अच्छा है। अब अगर मैं शॉप का भी बताता हूँ तो आप एक बार शॉप देख सकते हो पूरा ऊपर तक। ये शॉप कितनी पुरानी है, जैसा भैया से भी हमने पूछा तो 70 साल पुरानी शॉप को बता रहे हैं कि 70 साल से यहाँ पर ये दुकान चल रही है। लेकिन 70 साल के बाद भी मुझे लगता है कि जितनी भीड़ है, जितने लोग यहाँ पर आ रहे हैं, तो मुझे लगता है जो टेस्ट है उसको काफ़ी हद तक अभी तक बिल्कुल अच्छे से मेंटेन रखा गया है, तभी अभी भी इतनी ज़्यादा भीड़ यहाँ पर है, वरना तो इतने ज़्यादा लोग नहीं आएंगे। और अगर टाइमिंग की मैं बात करता हूँ तो हम लोग भी लगभग 1:45 बजे आए थे, क्योंकि जो टाइम भी है वो सुबह 8 बजे से 2 बजे तक का है बस। उसके बाद शॉप नहीं खुलती, उसके बाद अगले दिन शॉप दोबारा खुलेगी। तो सुबह 8 से 2 बजे तक ही आपको यहाँ पर कुलचे मिलेंगे अगर आप यहाँ पर आना चाहते हैं तो। और अगर इस जगह के मैं बताता हूँ तो हाँ, ये मैं कहूँगा आपको मस्ट विजिट, अच्छी जगह है, रेकमेंड करूँगा। यहाँ आप कुलचा ट्राई करने के लिए ज़रूर आ सकते हैं। पहलवान कुलचा से अभी हम लोग आगे आ गए हैं। और अब इसके बाद की अगर एक्टिविटी का मैं आपको बताता हूँ पूरे दिन के लिए, अगर आपके पास टाइम बचता है लगभग, अगर सपोज़ कीजिए अभी 2 बजे के आसपास तक आप फ्री हो जाते हैं, तो इसके बाद आप लोग आज ही के दिन वाघा बॉर्डर भी जा सकते हैं। अब वाघा बॉर्डर तक कैसे जाना है, किस तरह आप पहुंच सकते हैं सस्ते में, या कौन सी आप गाड़ी बुक कर सकते हैं, कैसे बस से जा सकते हैं, और साथ ही साथ वहाँ पहुंचने के बाद जो बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी होती है, वो सारी चीज़ की भाई प्रॉपर वीडियो मैंने ऑलरेडी चैनल पर डाल रखी है। इससे जो लास्ट वीडियो है वो वीडियो आप देख सकते हैं, अमृतसर प्लेलिस्ट में भी आपको मिल जाएगी। तो इसी दिन आप वाघा बॉर्डर भी जा सकते हैं और शाम को वाघा बॉर्डर से वापस आ सकते हैं। वाघा बॉर्डर से वापस आने के बाद आप रात को गोल्डन टेम्पल का दर्शन कर सकते हैं। रात के समय जब टेम्पल रोशनी से जगमगा रहा होता है, तब गोल्डन टेम्पल और भी ज़्यादा खूबसूरत नज़र आता है। यहाँ आके आप न सिर्फ दर्शन कर सकते हैं बल्कि लंगर का स्वाद भी ले सकते हैं। रात में 10 बजे आप पालकी सेरेमनी का भी आनंद ले सकते हैं, जो एक भव्य और पवित्र अनुभव होता है। ये सब मिलकर आपके ट्रिप को और भी ज़्यादा यादगार बना देंगे। इस तरह आप देख सकते हैं, इस वीडियो में मैंने आपको दिखाया कि आप अगर अमृतसर के अंदर पूरा एक दिन आपके पास है, तो उस एक दिन के अंदर अमृतसर में आप क्या क्या कुछ चीज़ें देख सकते हैं और किस तरह एक दिन में अमृतसर को पूरा लगभग आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा, और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।